ये जो दिल्ली में इंडिया गेट है, ये क्या है? किसने बनाया, क्यों बनाया? और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में नींव रखी, जिसे आप जॉर्ज पंजम के नाम से जानते हैं, कमाल के लोग, वो चले गए, लेकिन जॉर्ज पंजम की मूर्ति इंडिया गेट में लगी हुई है। देश आजाद हो गया है, चारों तरफ गुब्बारे, चचा बांट रहे हैं गुब्बारे, इधर उधर अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं, क्योंकि हिंदी भारत के लोग जानते नहीं। कबूतर उड़ रहे हैं, वो कोई जमीनी बात ही नहीं करता। जॉर्ज पंजम की मूर्ति इंडिया गेट में भारत की 15 अगस्त 1947 के बाद लगी थी, क्यों लगी थी? जिसने भारत को गुलाम बनाया, जिसने भारत की गुलामी की नींव रखी, वो आज भी जिंदा रहा है सामने। उस जॉर्ज पंजम की मूर्ति वहां से हटा दी गई। लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं है, मैं कहता हूं भगवान करे ऐसा जैसा है उतना ही पढ़ा लिखा है, कोई बात। ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये बड़ा खतरनाक। ये कॉलेज में डिग्री लेके आते हैं, इधर से उधर से कर करा के बस की डिग्री ले आते हैं, फिर नौकरी की लाइन में खड़े होते हैं। डिग्री नौकरी दिलाती है, ध्यान रखिएगा। डिग्री देश नहीं बचाती है, जिसके पास डिग्री नहीं होती वही देश बचाता है। मैंने के रास्ते मुहिम चलाई, कहां दूर दराज एक ऐसा राज्य जहां ये कहा जाता है कि ये मीठा खाना खाते हैं, ये शाम को जल्दी सो जाते हैं, ये व्यापारी है, इनको राजनीति ही नहीं आती। हाँ, इसकी एक वजह यह भी है कि लोगों की ये राय हो सकता है इसलिए बनी हुई हो कि उसी राज्य के बाबू भी इसलिए लोगों ने इमेज बना दी कि वहां तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन समय का चक्र देखिए कि उसी राज्य से एक आदमी आया है और उन्होंने पूरे देश में क्या फ्रॉड फैलाया सबको। लेकिन समय का चक्र बदलता है, आपको धैर्य रखना होता है, अपना काम करते रहना होता है। इस चक्कर में नहीं होना चाहिए कि अब ऐसा नहीं होगा तो हम सब छोड़ दें। उसी राज्य से आया है। बनारस के मेरे छोटे साथी हैं जिन्हें लोग ओम नरेश यादव के नाम से जानते हैं। पूरे देश में जो भी कार्यक्रम होते हैं सबका संपर्क उन्हीं से होता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से LLM करके आए हैं। पिछले 10-12 सालों में सब छोड़ दिया है, सिर्फ मेरे साथ होते हैं। मैंने उनसे कई बार पूछा कि बनारस के लोगों ने कभी पूछा नहीं जो गुजरात से आए उनके बारे में? बोले सवाल ऐसा है भाई साहब कि वो गुजरात से आए थे बनारस में, और बनारस में आके उन्होंने ऐसा कहा जिसका कोई प्रूफ नहीं मिला। बनारस में आकर के उन्होंने कहा मुझे मां गंगा ने बुलाया है। अब बनारसी गंगा से पूछ रहे हैं कब बुलाया, अब गंगा जवाब देता है। तो ऐसा कमाल आदमी कि ढूंढते रह जाओगे कि पूछते रह जाओगे वाला मामला। और उस आदमी को कहां बनारस, कहां गुजरात, कहां बंगाल, उसी के कारण इंडिया गेट पर छत्तीसगढ़ के एक पहाड़ का पूरा टुकड़ा काट करके 28 फीट ऊंची सुभाष की मूर्ति इंडिया गेट पे लगाई गई है। आने वाली नस्लें जाके देखेंगी, तब पूछेंगी कौन है, तब उसका सवाल खड़ा होगा, तब उसका इतिहास। कुछ किताबों में सुभाष
महाराष्ट्र के बारे में, चचा के बारे में लिखो, फिर चचा की बेटी के बारे में लिखो, फिर बेटे के बेटे के बारे में लिखो, फिर आलू से सोना बनाने वाली मशीन के बारे में लिखो। लिखते ही चले जाओ। इतने ज्ञानी, इतने साइंटिस्ट समाज में पैदा हुए, उस परिवार में कई और भी होती, लेकिन तब भी कुछ इतिहास किताबों में लिखा जा रहा है और कुछ इतिहास चलते फिरते सड़क पे नजर आ रहा है। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर मैं अपनी बात कह रहा हूं, और जब जब भी मुझे कोई मंच पर सावरकर की कोई तस्वीर भी देता है, पूरा मेरा दिमाग वापस फिर वही चला जाता है। सावरकर के परिवार को जानता हूं। मुंबई में शिवाजी पार्क के सामने सावरकर स्मारक बना हुआ है। उनके परिवार के तमाम सारे लोग हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। वहां जब भी जाता हूं, मिलता हूं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक काम हुआ बहुत खामोशी से, जिसकी चर्चा नहीं हुई। अब ये चर्चा उन लोगों को करना चाहिए थी जो पार्टी की टिकट लेके एमपी एमएलए बनते ही उनको बताना चाहिए, लेकिन उनको कहां फुर्सत है। उनको तो 5 साल पूरे हो गए तो अगली बारी में लगे हुए हैं, और खुद नहीं लड़ सकते तो बेटे को खड़ा कर देंगे, बेटी को खड़ा कर देंगे, पिताजी को खड़ा कर देंगे। लेकिन मिलनी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं को राज करना आता है, बाकी किसी को नहीं आता। ये मेरे भाग में है, इसलिए मैं बता। भारत में एक नई संसद बनी। आप सबने देखी नई संसद? कम से कम टीवी पे तो देखी होगी। अब जो लोग समझते हैं कि ये बेकार का काम करता है, इससे क्या मिलेगा, उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे भाग में कुछ मिलने का नहीं, तुम ऐसे। भारत की संसद बनी, तैयार हो गई, कुछ थोड़ी सी अधूरी थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। बिना डिग्री वाले ने, वो ये जानता था कि यही समय है, नहीं तो देर हो जाएगी। और किसने देखा है? कल किसको पता है कल क्या होना है, नहीं होना है, कल कौन रहेगा, नहीं रहेगा। उसने कहा आज जो कल करूंगा वही रहेगा। भारत की नई संसद थोड़ी इनकम्प्लीट थी, लेकिन करीब करीब बन चुकी। उसने घोषणा की, उसकी घोषणा जैसी हुई मेरी खोपड़ी में लगी। उसने कहा कि नई संसद का उद्घाटन 28 मई को होगा। अब आधे लोग कहने लगे पागल आदमी बताओ यार, क्या मतलब है यार, जब बन जाती तभी करना चाहिए था, पूरी नहीं अधूरी में क्यों उसने अनाउंस कर दिया। जब उसने कर दिया तब पता चला कि 28 मई को इसलिए किया कि सावरकर उसी दिन पैदा हुए थे। तो जिन लोगों को आपने तस्वीर नहीं लगाई, बड़ा नहीं बनाया, आने वाली नस्लें जब तक संसद में जाएंगी तो 28 मई के दिन को पूछेंगी, और उस संसद में जो भी जाएगा सबसे बड़ा तैलचित्र सावरकर का लगता है। इतिहास को जिंदा करने के आपके अंदर चाव होना चाहिए। मेरी जाति, मेरा इलाका, मेरा भाई, मेरा चाचा, इससे बाहर निकल गए। इसलिए भारतीय राजनीति के 3 बड़े लोग थे, उसमें सरदार पटेल है, उसमें एक सावरकर भी है, उसमें एक सुभाष भी है। दोनों को स्थापित किया और तीसरे को गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बना करके सरदार पटेल को स्थापित किया। और बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे हम ये सोच सकते हैं ठीक है, कभी अच्छे दिन होगा, बुरे दिन होंगे, कभी अच्छा होगा, ये सब चलता रहेगा। लेकिन हम उस दौर के साक्षी होकर के मरना चाहते हैं कि हमने अपने सामने बहुत बहुत ऐसी चीजें देखी जो नामुमकिन लगती थी। इसलिए आज तो एक बहस है, और इस बात को मैंने अभी अपनी पिछली सभा में, मैंने बाहर था, यहां नहीं था, आपके शहर में, मैंने वहां वो कोई हो किसी जाति के, मैं पहले कह चुका हूं कि जाति मां के पेट से नहीं, अपने कर्म से जाति तय होती है। कुछ लोग जानबूझ करके एक एजेंडा चला रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो कोई हो, उनका सरनेम कोई हो, कोई फर्क नहीं। राष्ट्र से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और उस एजेंडे को हवा दी जा रही है।
ये साहब तीनों जो संविधान था, ये तो किसी राव साहब ने बनाया था, ये अम्बेडकर ने नहीं बनाया था। वो जाति के नाम पे एक नया एजेंडा खरीद, अम्बेडकर ने बनाया था या राव साहब ने बनाया था, इस मुद्दे को उछाल करके आपका एजेंडा क्या है? कुछ चीजें सेटल हो चुकी हैं, आपको लगता है राव साहब ने बनाया तो खुश रहिए, राव साहब ने बनाया फिर क्या करें? अगर अम्बेडकर ने बनाया है तो अम्बेडकर के लोग खुश हो जाएं, लेकिन इससे आप एक जातिगत लाइन खींच करके एक विशेष समूह को, जो इस समय किसी पार्टी विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे खड़ा है, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। आप एक नई दुकान चलाना चाहते हैं। आप मर गए 50 साल से, तब नहीं कहना आया था कि किसने बनाया, राव साहब ने बनाया। नेहरू के जमाने बोलते, इंदिरा के जमाने बोलते, राजीव के जमाने बोलते, ये अब क्यों आपको याद हो रहा है? क्योंकि 10 साल के बाद में पेट में दर्द होने लगा है कुछ लोगों के कि नहीं, इसको नहीं, हमें होना चाहिए। अपना चुनाव जीत नहीं सकते और प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं। इसलिए अम्बेडकर को जो लोग मां के पेट से देखते हैं, मैं नहीं देखता। मैं खुली सभा में कहता हूं, अम्बेडकर ने जो 2-3 काम किए हैं, उससे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं है। मैं नाम में मेरे जाति का कोई नहीं। मैंने सावरकर की जाति नहीं देखी, सावरकर सावरकर है, ये बात अलग है। एक महामूल कहता है, आई एम नॉट सावरकर, तुम 100 जन्म ले लो तब भी सावरकर की धूल नहीं ले सकते। मैं उत्तर प्रदेश में, मैं बाहर की तारीफ करता, निचले लोग इधर उधर वो कौन, मैं इसलिए नहीं आया कुछ लोगों को खुश करता, न कोई चुनाव हो रहा है, न मेरा एजेंडा, इसलिए मैं इसको खुश करूंगा ना भाई साहब। कल नाराज हो तो अभी चले जा, अब जानते हैं सभा में खुश करने के लिए कोई बात नहीं। इस सभा इसलिए ये वो दौर है जब कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिससे सिविलाइजेशन का पता चलता है, तो सब ठेका सरकार का नहीं है। ये उनके नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने बीच में चर्चा करें कि नेताजी को तो फुर्सत ही नहीं है, टिकट लेने के लिए जान लगा देंगे, टिकट मिल जाएगी तो फिर जातिगत आंकड़े के लिए जान लगा देंगे, फिर जीत के लिए आंकड़े लगा देंगे, फिर मंत्री बन जाए, फिर लूटने के बाद सारा जीवन समाप्त। इसलिए मैं उस भाव को पैदा करना चाहता हूं जिस भाव के लिए आप, अम्बेडकर ने इतना, उसकी चर्चा कोई नहीं करता है, और वो हजारों हजारों पुराने सभ्यता से हमें जोड़ देता है, उसकी चर्चा नहीं होता। इसको कहते हैं कि समाज के अंदर जब बीमारी इतनी गहरी घुस जाए तो फिर समाज बीमार हो जाता है। वो नहीं निकलता, और ना निकले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, राइट? संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उसमें और नाम नहीं होंगे, लेकिन मैं एक घटना आपके सामने रखता हूं, और इसी तरह से मंचों से बोला। मैंने कहा कि इससे ज्यादा खूबसूरत अंदाज मुझे नहीं लगता। यहां मैं न बंधा हुआ हूं किसी से, न पार्टी से, न संगठन से, ये बोलो, ये मत बोलो, ये बोलो, इसलिए यहां से बोलते हुए मैंने देखा तो मुझे ताकत आती है। और यही कारण है कि आज तक मैंने किसी से ये पूछा नहीं कि मुझे कहां ताल्लुक है जैसे छोटे से शहर में गया। मैं यहां आने से पहले कल भी एक जगह गया, यहां हूं, कल एक और जगह जाना है। तीनों जगह मैंने सुना है ये तहसीलें और तालुका है, मैंने कभी नाम नहीं सुना। मुझे जिन्होंने बुलाया, मैंने कहा आप 10 लोगों के हफ्तों में आऊंगा, आपने बुलाया है इसलिए मेरे लिए आया। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, इतने प्रबुद्ध लोग आएंगे, ये मेरे लिए बड़ी संतुष्टि की बात है। दोनों लोगों ने किस तरीके से वो काम किया और कभी क्रेडिट नहीं दिया। और इस समाज में चाटुकार लोगों ने
चुप रहे, नहीं कहीं बड़ा ना हो जाए। हमारी और आपकी क्या औकात है कि हम किसी को बड़ा करें और किसी को बड़ा होने से रोक लेंगे। आने वाली नस्लें तय करेंगी कौन बड़ा था कौन नहीं। आज चचा की हालत क्या हो गई है इस भारत के, बहुत बड़े थे, उनके सारे कुकर्म दुनिया के सामने सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि किसी रामलाल ने किसी ने किताब लिख दी है इसके कारण ऐसा। इसके अपने समय में आप कोई काम कर जाइए, मेरा दावा आप बहुत बहुत नहीं पड़े थे। जब किसी न किसी समय चर्चा होगी, समाज में से 4 लोग बताएंगे ये इन्होंने नहीं ये काम इन्होंने किया था। आप सुनता होगा अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में एक चर्चा हुई कि जब संविधान कंप्लीट हो गया, उसकी पूरी ड्राफ्टिंग हो गई, तो संविधान बन के जब सामने आया तो या तो मैं ये मानता हूं कि दोनों लोगों के बीच में एक कोई अनकही सहमति थी या दोनों की वेवलेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ऐसी किसी चर्चा का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इसलिए मैं लगाता हूं कि कोई वेवलेंथ थी जरूर उन दोनों के बीच में। और जब संविधान बन गया तो संविधान के पहले पृष्ठ पर क्या लिखा हुआ है? कोई बताएगा कि संविधान के पहले पृष्ठ पर क्या लिखा है? उस लाइन से देखिए क्या कर गए। उस संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखा है इंडिया दैट इज भारत। सवाल ये नहीं है, सवाल बहुत गहरा है। अंबेडकर ने कहा कि इस संविधान में 99% इंडिया है, इसमें भारत नहीं है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 1935 था, उसकी काट छांट इधर कर करा के काट पीट के बनाया है ये संविधान। संविधान सभा में बहुत चर्चाएं हुई, इतनी मीटिंग हुई, इसमें ये हुआ वो हुआ, तब भी इसी संविधान के अंदर अब से चंद महीनों पहले तक 1860 का पुलिस कानून चल रहा था, 1861 का एविडेंस कानून चल रहा था। लेकिन संविधान बन गया, ठीक है, क्या उसमें हुआ उस पर नहीं जाना है, मैं अपने मतलब की बात सिर्फ कहना चाहता हूं। और ये दोनों के मन में आया, उन्होंने कहा इसमें तो इंडिया है, इसमें भारत नहीं। और संविधान सभा ने सब कुछ फाइनल करके इनको दे दिया था और ड्राफ्ट वो कर रहे थे अम्बेडकर। अब इन दोनों लोगों के बीच में एक छोटी सी बात हुई और वो कितनी दूर तक खींच के ले गए। और अभी मैं यहां से जब दिल्ली जाऊंगा, उसके 1 हफ्ते बाद उस शहर में जाऊंगा जहां वो महान आत्मा पैदा हुई थी और कुछ दिन पहले उनकी डेथ हुई है। उनका जिक्र जरूर करूंगा फिर जाकर के उनके शहर में, और उनके शहर में जाकर के ही मुझे सच्चाई पता चली। और वो शहर मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में एक जिला है जबलपुर। मैं वहां जाऊंगा फिर ये बात करूंगा ताकि नस्लों को पता चले कि अगर वो नहीं दे रहे हैं तब भी उनका कोई काम करना। अंबेडकर ने जब ये कहा कि इसमें इंडिया है, इसमें भारत नहीं है, तो दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखी। उन्होंने कहा संविधान में अब सब कुछ पूरा हो चुका है, पास भी कर दिया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, समय कम है। तो दोनों के बीच में ये मंथना हुई और इस नतीजे पे पहुंचे कि क्या हम हजारों साल पुरानी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उन सभ्यताओं के अलग अलग दौर में राजा कैसे कैसे काम करते थे। तो कोई 22 चैप्टर है संविधान में, अलग अलग चैप्टर है। अलग अलग चैप्टर को देख के उन्होंने कहा कि उस समय वो राजा था तो वो क्या करता था, तो उस राजा के यहाँ क्या चिन्ह थे। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि क्या हम इन 22 चैप्टरों में अलग अलग विषय हैं, कहीं कोई आपके ह्यूमन राइट्स को बारे में डिस्कस करता है, कहीं आपकी ड्यूटीज के बारे में कोई डिस्कस करता है। तो उन्होंने कहा कि हम उस दौर की सभ्यताओं के, राजाओं के दौर में उस सभ्यता के क्या चित्र हो सकते हैं, हम उनको पढ़ें, स्टडी करें और उस चित्रों के माध्यम से अनादिकाल की सभ्यता को इस संविधान में स्थापित करें। और ये दोनों लोगों ने बात की और समय कम था, और समय कम होने के बाद मैंने कहा ना, अगर आग यहां लगी होगी, मन में दिखावा और नौटंकी नहीं करनी होगी, तो 1 मिनट भी 1 साल के बराबर हो जाता है। दोनों ने इस पे चर्चा की और बंगाल के अंदर कलकत्ता के पास एक जगह है शांति निकेतन। शांति निकेतन में उस समय के सबसे बड़े, सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट
नंदलाल बोस से संपर्क किया गया और उनको ये बात बताई गई कि ये मामला है, इसका आप अध्ययन करें और ये काम कम से कम समय में होना है। और आप दिल्ली पहुंचे। नंदलाल बोस अपने साथ 21 साल के एक बच्चे को लेके आए, जो उनकी पूरी जो आर्ट की लेबोरेटरी थी उसमें वो बच्चा काम करता था, और वही बच्चा जबलपुर का रहने वाला। उनको पूरा संविधान दिया गया होगा, आप पढ़िए इसको, और इसमें से क्या छवि निकलती है, उन छवि के हिसाब से हमारी सनातन सभ्यता में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें से ढूंढिए और चित्रों को इससे लगा दीजिए। इतने कम समय के बावजूद भी वो दोनों लोगों को लोग नहीं जानते। मैंने इसीलिए कहा कि जबलपुर में उनका परिवार रहता है, इसलिए सारी कहानी उनके पिता रिकॉर्ड करके गए हैं। इस ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी चर्चा शुरू की। संविधान के पहले प्रश्न पर जो लोग पिछले कई महीनों से, साल 2 साल से आपने एक नाम सुना होगा, ज्ञान व्यापी। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि ज्ञान का मत से क्या ज्ञान व्यापी मंदिर है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो चल पड़ा है ज्ञान व्यापी मस्जिद, ज्ञान व्यापी मस्जिद। उसी ज्ञान व्यापी के सामने 450 साल से एक नंदी बैठा हुआ है। भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर उस नंदी की तस्वीर है। भारत के संविधान के 5वें पृष्ठ पर भगवान राम पुष्पक विमान से मां सीता और लक्ष्मण के साथ वापस लौट रहे, उनकी तस्वीर है। उसी में भगवान कृष्ण की तस्वीर है। उसी में मराठियों के लिए गर्व की बात है कि उसी में शिवाजी की तस्वीर है, उसी में सुभाष की तस्वीर है। और उन तस्वीर 22 चित्रों को संविधान में डाला गया।